एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। यहाँ मैं कीचू से दरख्वास्त करके कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखा सकता था, मगर मैंने जानबूझकर उसे पहलू तही की। उससे मेरी और विनिश की दोस्ती में रखना पैदा हो सकता था। विनिश के दिल में मेरी तरफ से वो खौफ पैदा हो जाता जो दोस्ती के लिए सितमे कातिल है। उधर अंग्रेज़ मुझे कोई शोबदेबाज मदारी समझते। मैंने महाराजा अंग्रेज़ों और ख़वातीन की नज़रों में अपने मदलिल जवाबात, शाइस्ता गुफ्तगू, बदजल्ला संजी और हाज़र जवाबी से जो तासुर कायम किया था, उस पर पूरा नहीं तो आधा पानी फिर जाता। खाने के बाद एक बड़े कमरे में शूटिंग का मुकाबला था। जब हम शूटिंग के खसूसी कमरे में आए तो हमें रोशनियों में बिठा दिया गया। इन रोशनियों का रुख इस तरह तरतीब दिया गया था कि वह सिर्फ मेहमानों के चेहरों पर पड़ रही थीं। दूर मुकाबल की दीवार स्याह थी और स्याह दीवार पर हल्की नन्ही नन्ही रोशनियाँ टिमटिमा रही थीं। विनेश चंद्र ने मुझे बताया कि ये रोशनियाँ शूट करके बुझानी हैं। जो शख्स सारे चिराग गुल कर देता है उसे महाराजा रियासत की तरफ से एक तल्लाई तमगा अता करते हैं, मगर ये महफल तमगों की तकसीम की नहीं, महज दिल वाबस्तगी और वक़्त गुजारी के लिए ये एहतमाम किया गया था। मैंने इसका तर्जमा यूँ किया कि ग़ुलामों ने अंग्रेज़ी आकाओं को खुश करने के लिए एक बहाना ढूंढा था। नशस्तों से दीवार माकूल फासले पर थी। कर्नल हार्डिंग और दूसरे अंग्रेज़ इस दिलचस्प मुकाबले पर अमरीकियों की तरह चहचहा रहे थे। महाराजा ने मुकाबले से पहले उस हंगामे का मुद्दा ज़ाहिर किया ताकि बाद में हारने वालों से परेशानी ना हो। महाराजा के हाथ में एक बंदूक थी, वो उन्होंने एक तनुमंद अंग्रेज़ मेजर रॉबर्ट के हवाले कर दी। मेजर रॉबर्ट का लहजा सख्त और खुरदरा था। बंदूक उठाने का तेवर भी दुरुस्त था। गोलियां चलने लगी। हर गोली पर एक शोर बरपा होता और जब रॉबर्ट कोई चिराग बुझा देता तो नारा हाया तहसीन से कमरा गूंज उठता। ये एक मुश्किल मशक है, कर्नल हार्डिंग ने कहा। कहो प्रोफेसर, क्यों? बेशक, मैंने जवाब दिया। बेनिशान गोलियां मारने और निशानों पर मारने में बड़ा फ़र्क है कर्नल साहब। कर्नल ने मुझे घूर कर देखा। चिराग की ये छोटी सी लो इंसान से बहुत छोटी है, उसका निशाना लेना आसान नहीं है। रॉबर्ट 8 चिरागों से ज़्यादा नहीं बुझा सका। उसके बाद एक नौजवान अंग्रेज़ ने बंदूक ले ली। जो चिराग बर्बाद हो गए थे उनकी जगह मुलाजमों ने दूसरे रख दिए। जैसे जैसे गोलियां चलती रहीं मुकाबला दिलचस्प होता गया। किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 7 और किसी ने 10 चिराग बुझाए। कमल ने भी 9 चिराग बुझाए, विनेश ने 11 और महाराज ने 13 और ऑफिसर इन कमांड ने 12। तकरीबन सभी मर्दों ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। मैं रह गया था। कर्नल हार्डिंग ने मज़का खेज अंदाज में मुझसे इसरार किया कि मैं भी शूटिंग में हिस्सा लूँ। मैंने अज़र पेश किया कि मैं किताबों से मुतल्लक होने की वजह से बंदूक के मामले में बिल्कुल तिफले मकतब हूँ। ऑफिसर इन कमांड का इसरार बढ़ता गया कि मैं सिर्फ एक चिराग बुझा दूँ। मैंने चारों न चार बंदूक उठा ली। बंदूक तो चाचा जान के जंगलों में कई बार उठाई थी, मगर ऐसे किसी मुकाबले का कभी ख्याल भी नहीं आया था। मुझे यकीन था कि मैं नाकाम हो जाऊँगा। चुनाचा मैंने अपनी खजालत मिटाने के लिए बहुत से जुमले बोल दिए और पहले चिराग का निशाना लेकर बंदूक दाग दी। अचानक शोर बुलंद हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली थी। फिर मैंने आंखें खोली तो मुझे खुद अपने आप पर हैरत हुई। एक चिराग बुझ चुका था। आपने एक चिराग बुझाने के लिए कहा था कर्नल साहब। मैंने ये कहकर बंदूक उनके हवाले करनी चाहिए, मगर वो अड़ गया कि मैं ये सिलसिला जारी रखूं और चिरागों को निशाना बनाता रहूं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और मैंने कोई 12 चिराग बुझा दिए। हर बार मैंने बंदूक महाराजा को वापस करनी चाहिए और हर बार मुझे उसे हाथों पर उठाकर निशाना बांधना पड़ा। मैं हर निशाने पर नशस्तों की जनब से तालियों का शोर उठता और जब मैं अगले निशाने के लिए बंदूक उठाता तो मुकम्मल खामोशी तारी हो जाती। आखिर मैंने 15 के 15 चिराग गुल कर दिए और अपना माथा रोशन कर लिया।
विनेश ने मुझे जोश से लिपटा लिया। खुद महाराजा ने मेरी कमर थपकी। कर्नल हार्डिंग की लड़की रीता तो मेरे पहलू से चिपक ही गई। आप ये कैसा इंकसार बरत रहे हैं? इतना अच्छा निशानेबाज हमने कभी नहीं देखा। कमल की हल्की नीली आंखों से शरारे फूट रहे थे। वेल डन। कर्नल हार्डिंग सिगार सुलगाता हुआ मेरे पास आया। आज की शब मेरी ज़िंदगी की यादगार शब है, क्योंकि मैं एक दराज कद वजी और जामिया सफ़ात नौजवान से मिला हूँ। अगर तुम्हारे चेहरे पर यह दाढ़ी ना होती तो तुम और तो ज़्यादा वजी नज़र आते प्रोफेसर, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा दाढ़ी के बगैर भी देख रहा हूँ। भला तुमने ये मेकअप क्यों किया हुआ है? मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे कर्नल ने मेरी दाढ़ी नोच ली हो या मेरा लिबास उतार दिया हो। मेरा जिस्म सुन्न होकर रह गया। विनेश भी साथ ही खड़ा था और उसका चेहरा भी जर्द हो गया, मगर उसने दूसरे ही लम्हा एक मसनूई कैकल लगाकर बात बनाने की कोशिश की। मैं भी यही कहता हूँ, मगर इन्हें हुलिया बिगाड़ने का शौक़ है। कर्नल हार्डिंग की नज़रें मुसलसल मेरे चेहरे का जायजा ले रही थी। अगला लम्हा बहुत बेयकीन हो गया था। मुमकिन था कि मैं ज़िले से बचने के लिए भाग खड़ा होता कि महाराजा अमृतनाथ दरमियान में आ गए और बोले, कर्नल साहब सही कहते हैं, बहरहाल ये प्रोफेसर का इनफरादी मामला है। मुझे डर था कि कहीं मेरी मूंछ अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई है और दाढ़ी कहीं से उखड़ तो नहीं गई। मैंने खौफज़दा नज़रों से विनेश की जानब देखा और वो खुद भी कर्नल के तबसरे पर घबराया हुआ था। कर्नल हार्डिंग, मैं आप सब की तरफ से प्रोफेसर की खिदमत में गोश गुजारूंगा कि वो अपने मौजूदा हुलिये में किसी कदर तरमीम ज़रूर करें। बहुत दिनों तक वो खुद को अच्छे नज़र आते रहे, अब हमारा भी कुछ ख्याल रखें, विनेश ने खुश तबी से कहा। मेरे बारे में मुख्तलिफ सिमतों से दिल आज़ार तबसरे हो रहे थे। मैं उनके दरमियान तमाशा बना हुआ था। प्रोफेसर, आप गुम क्यों हो गए? एक और अंग्रेज़ ने मुझसे कहा और हार्डिंग से ज़्यादा बेहतर उर्दू जानता था। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी भराई हुई आवाज़ पर काबू पाने की बहुत कोशिश की कि अब अपने दोस्तों के मशवरे पर अमल करना ही होगा। अगर कर्नल हार्डिंग एक ऐसी किसी शानदार दावत का वादा करें तो मैं यकीनन उनके पसंदीदा हुलिये में आऊँगा। सब ने तालियां बजाईं। ज़रूर, कर्नल हार्डिंग ने खुश होकर कहा, आपकी दावत पक्की। मुझे आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी साहबान। आप प्रोफेसर ज़ाहिदी के वादे के गवाह रहें। जनाब ईरानी अपने कौल के बड़े पक्के होते हैं। अब अंग्रेज़ों को भी देखिए, विनेश चंद्र ने कहा। खुदा करके ये बात कहीं टली, वरना मुझ पर खिफकान का दौरा पड़ जाता। इस दावत में मेरे असाब पर शदीद दबाव पड़ रहा था। मैंने कई बार सोचा कि अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँ, मगर इस तरह वो मेरी तरफ कुछ ज़्यादा मतवज्जा हो जाते। कोई घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी वहशत बढ़ती जा रही थी। कर्नल हार्डिंग एक तेज़ और खरांट आदमी था। मुझे अंदेशा था कि वो मुझे किसी भी लम्हे जलील कर सकता है। शूटिंग के कमरे से जाते हुए मैंने विनेश चंद्र से पूछा, अब रुखसती में कितनी देर है? उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे करीब कर लिया। तुमने मुझसे इतने बड़े झूठ बोले हैं कि भून जाकर तुम्हारी खूब खबर लूँगा। बहरहाल प्यारे, जहाँ इतना वक्त गुजारा है, कुछ वक्त और सही। महाराजा ने नए अफीसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग के लिए लखनऊ से एक ताइफा भी बुलाया है। मुझे शुबह है कि कर्नल का बच्चा मेरे बारे में मशकूक हो गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारा मेकअप बिल्कुल ठीक है। मेकअप की बात नहीं है विनेश बाबू, कम वक्त ज़ुबान बेलगाम हो जाती है, चुप नहीं रहा जाता और बोलता हूँ तो कोई गलत बात मुंह से निकल जाती है। तुम उसी तरह एतमाद से बोलते रहो। मुझे शुबह है कि कर्नल हार्डिंग की लड़की रीता तुम पर फिदा हो गई है। मुबारक हो। ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा विनेश बाबू। आफत है, खून छिलका पड़ता है। यकीन करो, मगरब में ऐसी तरोताज़ा और शादाब लड़कियां कम होती हैं। मैं तो आपकी कमल रानी में खोया हुआ हूँ। क्या सचमुच ये इसी ज़मीन पर पैदा हुई है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि वह बराह रास्त आसमान से उतरी है। अपना ख्याल रखना, विनेश ने खुश होकर कहा। उनसे बात करने का मौका ही नहीं रहा। फिर भी मैंने आपके लिए 3-4 हवाई जुमले फायर कर दिए थे, खातर जमा रखिए। क्या असर हुआ उस पर? विनेश मुस्तरब होकर बोला। सिर्फ जुमलों से क्या होगा विनेश बाबू, काम बहुत करना होगा। ना जाने क्यों बार बार राजकुमार जगदीप मुझे याद आ रहा है। हाँ मोहन, वो उदासी से बोला, हम तो मर जाएंगे। जान सार आपको बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। कुछ सोचा? यहाँ आने का और क्या मकसद है? रंग देख रहा हूँ, हथेली पर सरसों से नहीं जमती। अंग्रेज़ों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, उसके लिए ज़ुबान जानने की ज़रूरत नहीं।
जाहल आदमी भी जरा से गौर फिक्र के बाद ये काम कर सकता है। बस बस प्रोफेसर खामोश रहिए, आपकी जहालत का मुझे इल्म हो गया है। हम बातें करते करते बहुत पीछे रह गए थे। सिनेमा हॉल की तर्ज पर बनाए हुए एक कमरे में पहुंचे। वहां कुछ और ही बहार आई हुई थी। अंग्रेज जूते उतारकर गाँव तकिए से टिक कर बैठ गए। मैंने कर्नल हार्डिंग से नज़र बचाकर एक महफूज जगह संभाल ली। विनश मेरे बराबर बैठना चाहता था। मैंने उसे महाराजा के पास धकेल दिया। कर्नल हार्डिंग की लड़की मेरे बराबर बैठी हुई थी। मालूम होता था कि रात की रानी का पौधा कहीं करीब ही उग आया है। अभी रक्स का आगाज नहीं हुआ था कि कर्नल गैर मुतवक्का तौर पर मेरी बगल में आकर विराजमान हो गया और लखनऊ से दरामदा रंगीन कपड़ों में लिपटी हुई बादामी रंग और तीखे नकोशो नकार की तवायफों में जम होने लगा। मैंने उन्हें देखा तो बानो की याद ने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया। उसका रंग भी यही था और वो लड़कियों ने महाराजा से इजाज़त लेकर राग दरबारी शुरू कर दिया। अनोखा लाडला खेल खेलने को मांगे चांद, चांदी लम्हों में लखनऊ के नवाबों की मजाज आशना तवैफ़ों ने साबित कर दिया कि वो फ़न के किस दर्जे पर फायद हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती से महफिल को पहले ही मसूर किया हुआ था। आवाज़ का जादू जगाकर रहे सहे होश हवास भी छीन लिए। इस तरह मस्त होकर गाया और सुरों की लहरों पर छबीली लचकीली रकासा ने ऐसा सहरगी रक्स किया कि अंग्रेज़ों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कर्नल साहब, आपने हिंदुस्तान की झलकियाँ देखी? मैंने उसे टोकते हुए कहा। प्रोफेसर, ये तो जादू है, कर्नल ने तासर अंगेज लहजे में कहा। ये हिंदुस्तान है, रक्स, मौसीकी, प्यार और मिठास का देश। कर्नल, मैं कहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान देखा ही नहीं। ज़रा मेरी तरह किसी दिन गलियों और बाज़ारों में घूमिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप किन लोगों पर हुकूमत करते हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी में हुस्न होता है, ये लड़कियाँ खूब मशक करती होंगी। कर्नल ने तअज्जुब से पूछा। हाँ, बेपनाह मशक। हिंदुस्तानी मौसीकी कोई आसान फ़न नहीं कर्नल, ज़माने गुजर गए लेकर ये मौसीकी जूं की तूं कायम है। इसकी रूह अंग्रेज़ों की यलगार से भी ज़ख्मी नहीं हो सकी। इससे ये बात साबित होती है कि ताकतवर तहजीबें कमज़ोर तहजीबों पर गालिब आ जाती हैं। हिंदुस्तान सनती और माशी एतबार से बहुत पीछे था। आपके यहाँ सनती इनकलाब आ गया था। आपने कमज़ोर हिंदुस्तानियों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन आप अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान के इन इदारों को मुतासर करने में नाकाम रहे हैं जो तहजीबी एतबार से यूरोप से बरतर हैं। आप जो कुछ सुन रहे हैं ये राग दरबारी है। ये राग मसीकार तानसीन ने अकबर बादशाह के लिए ख़ास तौर पर तरतीब दिया था। ये महफिल में सुकून तारी करने और नींद लाने के लिए गाया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ औकात की मुख्तलिफ़ राग रानियाँ हैं जिनसे अलग अलग तासर कायम होता है। मसलन भीड़वी सुबह की सूरज से पहले गाई जाती हैं। मेघराज बिजली की कड़क और पानी बरसाने के लिए, मल्हार फूल बरसाने के लिए, बहार फूल खिलाने और लहाने के लिए मखसूस है। कर्नल मेरी बातें पूरी तवज्जो से सुन रहा था। मैं खामोश हुआ तो वसताशी अंदाज में बोला, प्रोफेसर, तुम हिंदुस्तानी मौसीकी पर भी अबूर रखते हो। मैंने ये बकवास दानिस्ता की थी। जैसे जैसे मौसीकी का जोर बढ़ता गया मेरी तनकीद व तबसरा जारी रहा। दरमियान में मैंने अंग्रेज़ से मकबूल आम लफ्ज़ भी बोले। कोई 1 बजे के करीब ये बाब ने शत बंद होने लगा तो मेरे असाब का खिंचाव दूर हुआ। विदा होते वक्त कर्नल ने तरंग में मुझे गले से लगा लिया। मेरी दाढ़ी नुचते रह गई थी। उसकी लड़की रीता कर्नल से ज़्यादा गर्मजोश थी, हालांकि वह मेरे गले नहीं लगी। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी दावत पर छावनी में ज़रूर आऊँगा और उनके जाने के बाद मैं महाराजा कमल और विनेश थके थके से एक मुख्तसर कमरे में आकर बैठ गए। प्रोफेसर, आज की मेहमानी खसूसी रहे, महाराजा ने सोफे में दनसते हुए कहा। उन्होंने दावतें कामयाब और लजीज बना दी। मैंने प्रोफेसर से दरख्वास्त की है कि कुछ दिन और राजभवन में कैद कैम करें। कंवर ने नगमी से कहा, आप भी इनसे कैसे कहिए। महाराजा भी कमल की तायद करने लगे। मैंने वादा किया कि 1 माह बाद जब मैं दोबारा राजेपुर में आऊँगा तो ज़रूर ठहरूँगा। रात के 2 बजे तक महाराजा कमल, विनेश और मैं किसी मुतय्यना मौजू के बगैर गुफ्तगू करते रहे और मैंने सब से अहम बात ये नोट की कि महाराजा विनेश की तरफ गहरी रगबत रखते हैं। कमल के बारे में कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं हो सका। अगर मैं सचमुच का कोई प्रोफेसर होता तो हमेशा के लिए वही बिस्तर लगा लेता और कमल को देखता रहता। महाराजा हमें खास दरवाजे तक छोड़ने आए थे और कमल ने मुझसे सरगोशी में कहा, जब तक आपका राजेपुर में क़याम है 1 बार और तशरीफ़ लाइए, मैं खुद भी आने की कोशिश करूँगी। अब आपकी बारी है, मैंने हंस कर कहा।
राजबून से जब हमारी गाड़ी चली तो वीनस हस्बे साने गुनगुना रहा था। कैसा रहा? मैंने कुछ झीम कर पूछा। आपसे तो भून चलकर बातें होंगी प्रोफेसर, विनिश ने एक्सीलेटर पर जोर देते हुए कहा। गाड़ी तेज रफ्तारी से भागने लगी। गाड़ी चलाएंगे जनाब? ये हुनर नहीं आता, मैंने खिफत से कहा। क्या मालूम आप छुपा रहे हों, विनिश ने तीखेपन से कहा। विनिश बाबू ऐसे बातें ना कीजिए, दिल बहुत कमज़ोर है। विनिश खामोश हो गया। प्रकाश बून पहुंचने से पहले ही मैंने दाढ़ी मूछी और टाई उतार कर कोट में रख ली। कमीज़ और पतलून में रह गया तो पिछली सेंट में दबक गया। सदर दरवाजे पर दरबारियों ने सिर्फ विनिश को गाड़ी में बैठे देखा। विनिश ने एक अंधेरी जगह गाड़ी रोकी और मैं इधर उधर रास्ता साफ देकर उतर गया और राहदारी के रास्ते से जाने के बजाय अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। विनिश ने जाते ही वो दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने ख्वाबगाह में मुलाजमों वाले कपड़े पहने और सर झुकाए ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया। मुझे पर नदामत और खिफत गालिब थी। विनिश से अब कुछ छिपाना नामुमकिन था। प्रकाश बून का अदना मुलाजम, जिसका काम अलमारियां साफ करना, खिड़कियां, खाना और बदतरीन किस्म के अहकाम सुनना रहा हो, उसने रियासत के सबसे बड़े आदमी के यहाँ एक आला दर्जे की दावत में शिरकत की थी और किसी किस्म का शुबा नहीं होने दिया था। विनिश चंद्र एक ज़हीन और कतीन शख्स था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने अपने आप को मुसलसल छुपाए रखने का क्या जवाब पेश करूँगा, और जब वो मेरी गुज़श्ता हरकतों पर गौर करेगा तो उसे मेरी अदाकारी पर किस कदर तजब होगा, मेरी आइंदा बातों पर उसे किस तरह यकीन आएगा। मैंने नादानी का सबूत दिया था। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मेरी ज़ात के एक वर्क खुलता तो और वर्क भी रफ्ता रफ्ता खुल सकते थे। मैं अगर अपने बारे में उसे मुतमईन नहीं करूँगा तो उसे दूसरे ज़रियों से जानने का तजस्सुस होगा कि मैं यहाँ कब आया, कैसे आया, मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी कैसी गुजरी, और मैंने कलकत्ते में जो बन्नू बेगम और बख्तावल का कत्ल किया है, और मैं एक मफरूर शख्स हूँ जो पुलिस को मतलूब है। फिर कैसी दोस्ती और कैसे वादे। राजकुमार विनिश चंद्रा मुजरम आदमी को करीब रखना पसंद नहीं करेगा। मुझे अपने औकात से बाहर होने का शिद्दत से एहसास हुआ और मैं दिल गिरफ्तगी से विनिश चंद्र के ख्वाबगाह से निकलने का इंतज़ार करने लगा। जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। उसने मुझे मुतफक्कर देखा तो तलखी से आवाज़ दी, मोहनदास इधर आओ। मैं समझ गया कि विनिश चंद्र तवक्का के मुताबिक मुझसे मशकूक हो गया है। मैं आहिस्ता कदमों से उसके नज़दीक आ गया और उसने अपना दायां हाथ बहुत तेज़ी से उठाया और मेरी गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। मैं उसका मुंह देखता रह गया। राजकुमार, मैंने फटी हुई आवाज़ में कहा। विनिश ने मुझे आगे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और दरफ्तन वरास्तगी से गले लगा लिया और इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरी सांस अंदर की अंदर रह गई। आंखों से आंसू उमड़ पड़े और ये मोहब्बत का बड़ा जारहाना अंदाज था। मोहन, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसने दिल की गहराइयों से कहा। विनिश बाबू, आपने तो मुझे डरा दिया। मैं समझा कि मुझसे कोई खता हो गई है। मैंने उसके गले में बाहें डालकर जवाब दिया। विनिश ने मेरे गालों के कई बोसे लिए और मैंने भी जवाबन उसकी पेशानी, गाल और गर्दन को प्यार किया और हम दोनों एक दूसरे के गले लिपटे लिपटे सोफे पर गिर गए। मोहन, अपने दोस्त पर एतमाद तो हो तो बता दे कि तू कहाँ से आया है। आप भी कमाल करते हैं। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बिल्कुल सच कहा था कि पहले बम्बई में एक साहब के यहाँ घरेलू मुलाजम था, फिर यहाँ चला आया। कोई ख़ास कहानी मुझसे वाबस्ता नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं, हर शख्स रूठ गया है। मैंने सादगी से कहा। अपने दोस्त से झूठ बोलते हो, तुम्हें मुझ पर एतमाद क्यों नहीं है? क्या तुम कोई मुजरम हो? मगर यकीन करो कि तुम जो कुछ भी हो मेरे दोस्त ही रहोगे। उसने जज्बात में मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। विनिश बाबू, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी आवाज़ रुंध सी गई। घोड़े लौट देना। भून में ये हुस्न इंतज़ाम, ये दिलेरी, ये संजीदगी, ये जुर्रत, ये मतानत, ये बर्दाश्त, हर मौजू पर बहाराना गुफ्तगू, निशानेबाजी, फ़नी और सियासी मशवरे। भगवान जानता है कि तुम्हारी यह खसूसियात मेरे लिए किसी हादसे से कम नहीं हैं। मैं तुम्हें इसीलिए महाराजा की दावत में ले गया था कि तुम्हारे बारे में अपने अंदाज़ों की तस्दीक कर सकूं। तुम वहाँ खुद को एक अहमक मुलाजम के रूप में पेश नहीं कर सकते थे। तुमने हर कदम पर अपना झूठ खुद रद्द कर दिया। कब तक छुपाओगे जानी? और अब छुपाने के लिए रह क्या गया है? मैं कहाँ छुपा रहा हूँ? मैंने झंझला कर कहा। कहो कि तुम एक तालीम याफ्ता शख्स हो और तुम्हारा नाम मोहनदास नहीं है। कहो तो तुम अपनी बाद गलतियों की वजह से प्रकाश बून में निचले दर्जे के मुलाजमों का बेस बदलने पर मजबूर हो गए थे।
या यूं कहो कि ज़माने ने तुम्हें बहुत सताया है, तुमने ज़िंदगी का बाइकाट कर दिया और यहाँ आके पनाह ले ली। कहो कि मोहनदास कि हम सब नंगे हैं, तुमसे माजी में अगर कुछ गलतियाँ सरदर्द हो गई हैं तो इतनी बड़ी सज़ा मत काटो। मैं सर झुकाए सुनता रहा और नाखून कुरीदता रहा। विनेश ने मेरी ठोड़ी ऊपर उठाई, मेरी आंखों में आंसू थे। उसने अपने रुमाल से उन्हें पूछा, मोहनदास कुछ वैसी बातें हैं जिन्हें कुरीदने से तुम जैसे मजबूत असाब के आदमी को भी रोना आ जाता है। तो मैं कुछ नहीं पूछता, तुम मुझे कुछ मत बताओ, नाम पते और शजरे से क्या होता है, अपनी यारी सलामत है। मैंने सोचा कि सब कुछ साफ साफ बता दूं, कह दूं कि मेरा नाम मीर जमशेद आलम है। मैं एक मुसलमान हूं जिन्हें बहुत से हिंदू पसंद नहीं करते। मैं एक कातल हूं जिसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं एक मजलूम और गरीब आदमी हूं जो प्रकाश बूंद के ऊंचे लोगों में बैठने का अहल नहीं है। मैंने उसके भाई महेश चंद्र को कत्ल किया है। उसके बाप प्रकाश चंद्र की मौत का सबब भी मैं हूं और उसकी बहन शकुंतला से मेरी आशनाई है। उसकी नौजवान सौतीली माँ पारो के शबाब का रस मैंने चुराया है। उसकी हसीन बहन शारदा मेरे लिए और मैं उसके लिए अपने दिल में गहरे जज्बात रखते हैं। मैंने सोचा कि सब कुछ कह दूं और उसका पस्तौल वापस कर दूं कि लो इससे मुझे ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारी इतनी मोहब्बतों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं ये भी कह दूं कि किसी पुरअसरार औरत का साया गाहे बगाहे आके मेरी मदद करता है और पता नहीं कि उसका मकसद क्या है। मेरे पीछे एक साधु पड़ा हुआ है जो मेरे बारे में तकरीबन सब कुछ जानता है। एक पिंडत है जो मुझे परेशान करता रहता है, मगर मैं उसे कुछ नहीं बता सका क्योंकि मैं इतनी हौलनाक बातें सुनाकर उसके एतबार शिकस्ता नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुझसे कुछ ना बन पड़ा तो औरतों की तरह मेरे आंसू बहने लगे। विनेश ने फ़ौरन मौजू बदल दिया। प्रोफेसर मोहन, उसने शोखी से कहा, अज़राह करम हमें माफ़ कीजिए, हमारी तौबा जो हम आपसे आइंदा कुछ कहें। ये बताइए कि आपने आज की शब खवाबी के हंगामे से क्या नतीजा अखज़ किया। विनेश बाबू, आपने एक बहुत कम तर आदमी को सर चढ़ा लिया है, मैंने गुलूगीर आवाज़ में कहा। दोस्ती के लिए कुछ कदरें ज़रूर मुश्तरक होती हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम पागलपन की बातें कर रहे हो। सबसे बड़ी मुश्तरक कदर ये है कि हम दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे हैं। रहा गरीबी, मेरा इक़्तिदार और महकूमी का फ़र्क, तो ये सब हमाकत की बातें हैं। तुम भूल रहे हो कि मैंने यूरोप में तालीम हासिल की है। आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैंने एहसान मंदाना नज़रों से उसे देखा। दूसरे बड़े आदमी तुम हो, वो तेज़ी से बोला। सुनो मोहन, मैं बज़ाहिर एक राजकुमार के सिये से पहचाना जाता हूँ। प्रकाश बोन की दौलत की कुंजियाँ मेरे पास रहती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, उसने कुछ झिझक कर कहा, कि तुम किसी मरहले पर मुझसे गैरत मत बरतना। जो ज़रूरत पड़े वो मुझसे चाबियाँ लेकर खुद उठा लेना। मुझे दौलत नहीं, आपकी दोस्ती की अमान चाहिए। दौलत का मैं क्या करूँगा विनेश बाबू? कौन बैठा है जिसे खुश करूँगा? सब मारे गया। एक बड़ा भाई था, वो पागल हो गया है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कल से मैं भूल में बाकायदा तुम्हें अपने दोस्त के हैसियत से पेश करूँगा। तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे सामने तुम्हें लोग ज़िल्लत से मुखातब करें। इस तरह मैं उन बेहुदा लोगों को ये भी बता सकूँगा कि मैं तनहा नहीं हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है, विनेश ने जोशीले लहजे में कहा। आप बार बार यही कहते हैं और उसके नतीजे पर गौर नहीं करते। अगर आप मेरी वजह से ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं कि यहाँ के लोग किस तरह मुझे मुखातब होते हैं। ये एक आर्जी तौहीन है। आपके ये क्यों नहीं सोचते कि हालात नॉर्मल नहीं हैं, बहुत ख़राब हैं। मैं आपसे फिर यह कहूँगा कि फ़िलहाल मेरी मौजूदा सूरत ही आपकी और मेरे लिए मुफीद है। विनेश कुछ सोचने लगा और आखिर मेरा हमनवा बन गया। मैंने उसे मुतअद्दिद दलीलें देकर समझाया कि इस जज्बाती ऐलान में हमारे लिए कौन कौन से अंदेशे मौजूद हैं। अब आप ये बताइए जनाब, आज की पार्टी के बाद के असरात से कैसे निपटेंगे आप? हाँ, ये बताओ कि कैसा मज़ा रहा? वो बेकरारी से बोला। मज़ा तो बहुत रहा, मगर आपने कुछ सोचा भी है? मुमकिन है कर्नल हार्डिंग की सारदादी रीता कल किसी वक्त मुझे तलाश करती हुई इधर आ जाएं। खुद कर्नल हार्डिंग किसी वक्त फ़ोन पर रायता कायम कर सकता है। मैं समझता हूँ कि वह मुझे आसानी से नहीं भूलेंगे। मेरा भी यही ख्याल है और ये कोई नाखुशगवार बात नहीं है, मगर मैं उनके सामने यहाँ किस तरह पेश होऊंगा? क्या मुझे फिर से मेकअप करना होगा? राजकुमारी कंवल भी किसी वक्त आ सकती है, महाराजा भी फ़ोन करके बुला सकते हैं। आप क्या अज़र पेश करेंगे? हाँ, ये तो एक मसला है। उससे निमटने की बेहतरीन सूरत यही है कि मैं उन सब से यह कह दूंगा कि प्रोफेसर के किसी अजीज़ का बम्बई से तार आ गया है। वो सुबह ही राजेपुर से रुखसत हो गए, जल्द वापस आ जाएंगे।
उसके सिवा कोई चारा नहीं। हालांकि मेरी अचानक वापसी उनके लिए खासी मखदूश और मशकूक बात होगी और वह ताने बाने ज़रूर मिलाएंगे। और रीता बेचारी का क्या होगा, उससे मेरा इंतज़ार करना होगा। मैंने हंसकर कहा। इंतज़ार से उसके यहाँ और शिद्दत पैदा हो जाएगी। कर्नल हार्डिंग के मतलब तुमने क्या राय कायम की है? वो एक सच्चा अंग्रेज़ है, हिंदुस्तानियों का दुश्मन। मुझे सदमा हुआ कि महाराजा अमरनाथ इन छोटे छोटे अंग्रेज़ों की खातिर मदारत में लगे हुए थे। इक़्तिदार के लिए कैसा बेगैरत बनना पड़ता है। सरदस्त कोई खतरा, बड़ा खतरा नहीं नजर नहीं आता, मगर अंग्रेज़ का असूल है कि वो आपस के इंतशार का बहाना करके कब्ज़ा जमा लेता है। हिंदुस्तान में हर जगह उसने यही किया है, पर राजकुमार जगदीप को कौन समझाए। अंग्रेज़ मज़ीद रायतें हासिल करने के लिए इक़्तिदार बख्शते रहते हैं। वो अब आपकी तरफ रजू होंगे, उधर जगदीप को भी हवा देंगे। अगर आप राजेपुर की गद्दी से अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करेंगे तो जगदीप फ़ायदा उठा लेगा। एक बात और बता दो विनेश बाबू, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। राजकुमारी कमल भी खतरे से बाहर नहीं हैं। तुम मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। मैं आपको हक़ायक़ बता रहा हूँ, मैंने संगदिली से कहा। तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी अक्ल तो कुछ काम नहीं कर रही। साजिश का जवाब साजिश से विनेश बाबू, हमें कुछ बेरहम बनना होगा, छुटाई करनी होगी। हमें ज़िंदा रहना है तो पत्थर अपने हाथों में रखने होंगे, वरना कोई सर फोड़ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देखो तुम्हारा वहाँ जाना कितना ज़रूरी है। मैं राजकुमारी कमल के सामने बिल्कुल आधा रह जाता, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इस सिलसिले में आपको कोई कसूर नहीं है। कोई भी शख्स उनके सामने अपने होश में नहीं रह सकता। सारी रात उन्हीं बातों में गुजर गई। विनेश का ख्याल था कि वह मेहमान खाने से तरन्नुम को तलब करेगा, लेकिन रात बाकी बची ही नहीं। मैं विनेश को ख्वाबगाह में बमुश्किल धकेल कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। खैरियत गुजरी के डाली की आंख लग गई थी। मुझे सोचने का नहीं तो कुछ सोचने का मौका ज़रूर मिल गया था। सोचें जो ज़ुबान व बयान, तकल्लुफ़ और लिहाज से आज़ाद होती है। मैंने अपने फ़िक्र का घोड़ा बेलगाम छोड़ दिया। चुनाचा वो कभी इधर कभी उधर मटर गश्त करता रहा। उसकी आवारगी में मुझे नींद नहीं आई। राजकुमारी कमल का हसीन सरापा, रीता का सुर्ख रंग बदन, कर्नल हार्डिंग की तेज़ और अंदर धंसी हुई आंखें, अंग्रेज़ों के हवसनाक चेहरे, महाराजा की पेशानी की शिकने और कीचू का पुर इसरार साया, साधु की रखना अंदाज़ी, प्रकाश बून, शारदा, पारो, प्रीत, ना जाने कौन कौन मेरे सामने शतरंज की बसात बिछी हुई थी और घोड़ा उस पर फुदक रहा था और कानों में गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। ठाएं ठाएं ठूं, उफ हाय, राम नाम सत्य। सूरज की पहली किरण ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा, चुपके से सहन में जाकर 2-3 छपाके मारे और बिस्तर की चादर से मुंह पोंछकर जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया। बंद गले का कोट और ओवर पतलून। फिर मैंने पतलून चेक किया। विनेश और पारो के दोनों पस्तौल लबालब भरे थे। सोते में डाली के लहंगे का कपड़ा बेतरतीब हो गया था। किसी आहट के बगैर मैंने उसे दुरुस्त किया और गुड्डे का बोसा लेकर रेंगता हुआ आहिस्तगी से कुंडी खोल के और दरवाज़ा भेड़कर बाहर आ गया। रास्ते में गवालों और महित्रों के सलाम लेता हुआ मैं तेज़ रफ्तारी से सदर दरवाजे तक आ गया। सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। दरबान ने मुझे दूर से देखकर पूछा, मोहन बाबू खैर तो है? आज सवेरे सवेरे कहाँ जाना होगा? कुछ नहीं भैया, राम प्रसाद, एक ज़रूरी काम है, मैंने सरसरी तौर पर कहा और प्रकाश बून का दरवाज़ा फलांग गया जो एक ज़माने में मुझ पर बंद था। प्रकाश बून से बाहर राजेपुर की सुबह बड़ी दिलनवाज थी। सब्ज़ा शबनम से तर था। हर तरफ हरियाली की कंवारी खुशबू फैली हुई थी। मैंने चंद लंबी लंबी सांसें खींची और ताज़ा हवा खूब फेफड़ों में भर ली। फिर मेरे कदम तेज़ी से उस चेहरे की तरफ उठने लगे जहाँ वह हरामज़दा साधु बैठा था, जिसने अनजहानी मुहे चद्दर के सामने मेरा माजी उड़ियाँ किया था। यहाँ वही एक मर्दम आज़ार शख्स था जो इस हकीकत से वाकिफ़ था कि मैं कातिल और मफरूज शख्स हूँ। वो किसी दिन भी बुलाए नागहानी की तरह नादल होकर वीनस चंद्र से भी मेरा कच्चा चिट्ठा बयान कर सकता था। गुज़श्ता रात वीनस चंद्र की कार के सामने उसका अचानक आ जाना एक तरह की धमकी थी। मैंने बहुत सोचने समझने के बाद हमेशा के लिए ये मामला निपटाने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पास 2 पिस्तौल थे। ज़रूरी नहीं था कि मुझे इसी वक्त उसे शूट करने के मौके मैसर आ जाते। ज़रूरी नहीं था कि वो मुझे बर वक़्त तनहा मिल जाता। सबसे अहम बात साधु के स्थान के महल्ले वकूँ का जायज़ा लेना था और ये देखना था कि उसके कत्ल का बेहतरीन मौका कौन सा होगा और उससे ये पूछना था कि उसे आखिर मेरा इंतज़ार क्यों है। इतने कत्ल उसने आंखों से देखे थे तो एक और कत्ल करने में क्या मज़ायका था।
इधर कीचू की तरफ से इत्मीनान था। उसने मरदूद के जिक्र पर किसी अच्छे रद्द अमल का आधार नहीं किया था। जब तक वह जिंदा रहता मेरे गले पर उसकी छुरी लटकती रहती। उसके पास मेरा सुकून कैद था। मैं अपना सुकून और उसे आज़ाद कराना चाहता था। वीनस चंद्र अगर इतनी रफाकत का इजहार ना करता तो मुमकिन था कि मैं ये कारनामा सर अंजाम देने की हिम्मत ना कर पाता। ये खदशा भी पूरी तरह मौजूद था कि साधु को चौंका बहुत सी बातों का इल्म अपनी पुर इसरार मावराई ताकतों के सबब हो जाता है। चुनांचे वो इस अमर से कैसे ना वाकिफ रहेगा कि मैं एक बुरे इरादे से उसके पास आया हूँ। लेकिन मेरी जेब में 2 पिस्तौल धरे थे और पिस्तौल जब जोश में आ जाते हैं तो कुछ नहीं देखते। मेरी रफ्तार तेज थी और ज़हन में कोई उलझन नहीं थी। मैं कोई 1 घंटे की मसाफत के बाद उस टेले पर पहुंच गया जहां साधु अपने ज्ञान ध्यान का मेला लगाता था। एक छोटा सा सरसब्ज पहाड़ था। मैंने दूर खड़े होकर पहले उस जगह का जायज़ा लिया। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि रात के सन्नाटे में साधु को आसानी से नरक में पहुंचाया जा सकता है। वहां साधु के चंद चेले नज़र आ रहे थे। साधु मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि वह यकीनन उस कुटिया में होगा जो छोटे से मंदिर के बराबर बनी हुई है, या मंदिर में होगा। मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। प्रणाम महाराज, मैंने एक नौजवान साधु की आवाज़ दी। प्रणाम, उसने मुझे सरतापा घूरते हुए कहा। सेवक को साधु महाराज से मिलना है। मैंने इनकसार से कहा। वो इसके इस वक्त समय कहाँ हैं? अपनी कुटिया में हैं, पर तुम्हें उनसे क्या काम आन पड़ा है? उन्होंने मुझे बुलाया था। तुम जाकर ये कह दो कि मोहनदास आया है। मैंने अकीदत से कहा और वह मुझे अंदर बुला लेंगे। नौजवान साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर कुटिया के अंदर चला गया और फौरन वापस आ गया। महाराज कुटी के अंदर तो नहीं हैं, उसने मुझसे कहा। ठहरो, मैं मंदिर में देखता हूँ। वो उधर मंदिर में गया तो मैंने लपक कर एहतियातन कुटिया में झांक कर देख लिया। साधु वाकई वहाँ नहीं था। मैं मंदिर की मुख्तसर इमारत का जोग्राफिया नज़र में रखने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर खुद मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में मूर्ति और नौजवान साधु के सिवा कोई शख्स मौजूद नहीं था। मालूम नहीं महाराज कहाँ गए, अभी अभी तो मैंने उन्हें देखा था। वह हैरानी से बोला। यहीं कहीं होंगे, मैंने इर्द गिर्द सारी पहाड़ियों पर तायराना नज़र डालकर कहा। हम दोनों करीब करीब की जगहों पर बूढ़े साधु को तलाश करते रहे। उसके दूसरे साथियों से भी पूछा, मगर उन्होंने उसे सुबह से कहीं जाते हुए नहीं देखा था। उन्हें खुद इस बात पर हैरत थी कि साधु ने आज अपना मामूल क्यों बदल दिया है, जबकि वह सुबह सवेरे कुटिया में ध्यान ज्ञान में लगा रहता है। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा उसके इंतज़ार करता रहा। जब सूरज की चमक तेज़ होने लगी तो मैंने चारों नचार वापस जाने का कसद किया। साधु को अगर मेरे आने की खबर पहले से हो गई है और वह इस तरह खुद को रुपोश कर सकता है तो मैं कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। मैं वीनस चंद्र की नज़रों में जलील होने के ख्याल ही से लर्ज गया। आदमी सोचता कुछ है और जो कुछ होता है। बचपन में क्या तस्वर बांधे थे और प्यार पेश क्या कुछ आ रहा था। जिंदगी में आदमी के पीछे कोई न कोई आज़ार लगा ही रहता है। करछे वाला पिंडत और साधु मुझ जैसे बेज़रर शख्स का ताक़ब किसी बड़े मफाद की खातर कर रहे थे, जैसे मेरे पास कोई खजाना छुपा हुआ हो। वो खजाना कीचू के वजूद के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द ये पुर इसरार साया सूंघ लिया था, वरना मेरी तरफ तवज्जो देने की उन्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मेरी हैसियत ही क्या थी और कीचू कौन थी? काश मैं अपनी ये उलझन दूर कर सकता। साधु के इलाके से राजेपुर के मकानों तक एक तवील सनसान रास्ता दरमियान में पड़ता था, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और किसानों ने जहाँ ज़रा सा मैदान मिला था वहाँ काश्त शुरू कर दी थी। आम रास्ते की बजाय मैं इन्हीं खेतों से गुजर रहा था कि जहन पर साधु और कीचों का ख्याल जूं की तरह चिमट गया था। यकायक मैंने भागते हुए घोड़ों की आवाज़ें सुनी और वो आवाज़ें दम बदम करीब आ रही थी। उन्होंने इतनी तेज़ी से मेरे गिर्द हिसार कायम कर लिया कि मुझे कुछ सोचने और जेब से पिस्तौल निकालने की मोहलत भी नहीं मिली। ये कोई 10 आदमी थे जो राजेपुर के रवायती लिबास में घोड़ों पर सवार थे। उन सब के हाथों में बंदूकें थीं। मैंने भागने और पिस्तौल निकालने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे चारों तरफ बंदूकें तन गईं। एक ज़रा सी गलती मेरा दराज जिस्म छलनी कर देती। अपना पिस्तौल फेंक दो, अचानक एक भारी आवाज़ ने हुक्म दिया। मैंने खामोशी से पारों का पिस्तौल ज़मीन पर फेंक दिया और हाथ उठा लिए। एक घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर पिस्तौल अपने काबू में किया और मेरी दूसरी जेब में हाथ डालकर वीनस चंद्र का पिस्तौल भी हासिल कर लिया। साथ ही उसने मेरे गाल पर एक जनाटे का थप्पड़ रसीद किया। मैं ऐसे थप्पड़ खाने का आदी हो चुका था। कोई तासर दिए बगैर मैंने उसे कबूल कर लिया।
चलो। उन्होंने बंदूक की नाल से एक घोड़े की तरफ इशारा किया और मैंने बेचूनो चरा हुक्म की तामील की। एक शख्स ने मुझे वैश्य से घोड़े पर खींच कर अपने आगे बैठा लिया। 3 सवार एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, 2 आगे और एक हमारे घोड़े के पीछे होकर आबादी के कट कर पहाड़ों की जानब लपकने लगे। सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थीं, जिस्म घोड़ों की तरह फरबा थे। उनकी दहशतनाक अंदाज से किसी रियायत की उम्मीदें नहीं थीं। मैंने चंद ही सानियों में खुद को अपने अंजाम पर आमादा कर लिया। मेरे लिए वैसे भी फांसी की सज़ा तजवीज़ होती जो बराबर टल रही थी। कौन देखता कि मैं किन मजबूरियों में खंजर चलाया था। उसकी आमादगी से जहनी तशफ़ी हुई। मैंने खुद से कहा कि मीर जमशेद आलम, वार पर जाना है तो शान शौकत के साथ मर जाओ, मर्दों की तरह अपना अंजाम कबूल करो। उनकी रफ्तार पहाड़ों से उतरने के बाद कुछ तेज़ हुई। मैंने सोचा कि आगे जाकर भयानक मौत मरने के से बेहतर है कि कुछ हंगामा करके मरो, ताकि लोग याद तो रखें कि जीदार से पाला पड़ा था। वो समझते होंगे कि मौत के खौफ से मैं मामूली से जुम्मश भी नहीं करूँगा। उनकी समझन में यही कोताही हो गई। चलते चलते मैंने इधर उधर देखा। घोड़ों की तरतीब बिगड़ गई थी, मगर वो सब मुझसे करीब थे। एक मकाम पर मैंने अपने घोड़े के जिस्म में ज़ोर से चुटकी भरी और वो उछला तो मैंने मौका देकर चुपके से एक और चुटकी ले ली। घोड़ा ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सका, इश्ताल में आ गया और ऐसा नाराज़ हुआ कि उसके साथ ही घोड़े देखते रह गए। वो बंदूक उठाकर मेरा निशाना भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि घोड़ा किसी एक जगह ठहर ही नहीं रहा था। पारे के माना थड़क रहा था। जितनी उसे धमकियां दी गई थीं, वो इतना ही मुंह जोर और बरहम होता गया। उधर मैं अपने पीछे बैठे हुए शख्स से कोई तावन नहीं कर रहा था। नतीजे में हम दोनों एक ढलान पर गिर पड़े और कुछ इस तरह गिरे कि बंदूक मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसका खटका दबाने में कोई ताकीर नहीं की। वो मुझे अपने आकाओं की खिदमत में जिंदा पेश करना चाहते थे, इसलिए गोली चलाने से डर रहे थे, जबकि मुझे खुद अपने आप को जवाब देना था। उन्हें यह भी एतमाद हासिल था कि उनकी तादाद 10 है और असला से लेस हैं। मैंने एक को वही ठंडा कर दिया। ये देखकर उन सब ने अपने घोड़ों का रुख मेरी जानब कर दिया। उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि मैं बंदूक का कंधा तेजी से घुमाकर 2-4 मजीद घोड़े बेकाबू कर दूं। जिंदगी मौत से हम आगोश होने की मुंतज़िर थी। सिर्फ एक आदमी के मर जाने में मुझे अपनी तौहीन महसूस हुई। मैंने बेदरेग अपने ऊपर चढ़ते हुए घोड़े के जिस्म में बंदूक मार दी। उसने अपने साथी के 2-4 घोड़े में लपेट में ले लिए। उनके सवार उस अचानक आफताब पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। उनमें से वो शख्स भी शामिल था जिसने मुझसे वीनस और पारो के पिस्तौल छीने थे। मैं पहले उसी पर झपटा और मैंने अपने जूते की ठोकर उसके पेट को निशाना बनाया। वो वहीं दोहरा हो गया। मैंने वीनस चंद्र का पिस्तौल उचकने में अपने वक़्त सबसे बेहतर इस्तेमाल किया। जैसे ही पिस्तौल हाथ में आया, मौत मुझसे दूर होने लगी। फिर जो भी मेरे सामने पड़ा, मैंने वहीं बैठे बैठे से शूट कर दिया। 4 आदमियों के कपड़े आनन फानन शुरू हो गए और वह ज़मीन पर लौटने लगे, लेकिन 5वीं गोली बेअसर साबित हुई। दिल की हसरत दिल में रह गई। किसी सरशोर ने पीछे से आकर इतनी ज़ोर से मेरे कंधे पर बंदूक का कंधा मारा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और होशो हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरी आंखों में दोबारा रोशनी आई तो मैंने देखा कि ऊपर लकड़ियों की एक स्याह छत है। दीवारें भी काली और पत्थर की बनी हुई हैं। एक छोटा सा रोशनदान था। ये रोशनी और हवा का वाहिद जरिया था। कोठरी बहुत मुख्तसर थी। सारे जिस्म से टीसें उठ रही थी। दर्दो करब से करवट भी नहीं ली जा रही थी। फिर भी मैंने दरवाज़ा देखने के लिए करवट बदलने की हिम्मत की। लकड़ी का एक मजबूत दरवाज़ा दीवारों में नस्ब था और बाहर से इंसानी कदमों की हल्की हल्की चाप अंदर आ रही थी। वैसे हर समय सुकून छाया हुआ था। एक तरफ पानी का घड़ा और कलर रखा हुआ था और मैंने उठने की कोशिश की तो मेरी चीख निकल गई। रग रग में दर्द उठने लगा और मैं वहीं ढेर हो लिया। कुछ देर बाद मैंने ज़मीन पर पड़े पड़े रींग रींग कर घड़े की तरफ हाथ बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से दीवार से सर टिकाकर बैठने में कामयाब हुआ। आधा पानी ज़मीन पर गिरा और आधा किलड़ में आया, मगर मैंने उस जान कनी के आलम में इतना पानी ज़रूर बचा लिया कि हवास पर का मुरझाया हुआ पौधा दोबारा सोचने के काबिल हो सके। इतनी देर में नीम तरीकी से आंखें मानूस होने लगीं। मुझे ये एहसास हुआ कि मौत अभी दूर खड़ी है। ये जगह यकीनन आबादी से बाहर थी। सबसे पहले मेरा ख्याल जगदीप की तरफ गया। दरबान ने भून से मेरे निकलने के बाद फ़ौरन ये खबर जगदीप के गुर्गों को पहुंचाई होगी। वो वैसे तो मुझे शिकस्त नहीं दे सके, मगर उन्होंने मुझे वीनस चंद्र की पासबानी से हटाने के लिए ये हरबा इख्तियार किया था।
मुझे जिंदा रखने की बात भी समझ में आती थी। वो जगदीप किस के घर की वापसी के बाद मुझे उसके सामने पेश करके इनाम हासिल करना चाहते होंगे। रियासतों में ऐसी खून रेजियां रोज का मामूल थी। जगदीप मेरा सर तश्तरी में रखकर वीनस चंद्र की खिदमत में भेजने के लिए मुस्तरब होगा। रेस के मैदान में मैंने एक बार राजकुमारी की तौहीन कर दी थी। मुमकिन है कि पारो भी अपनी जहानत का बदला लेने पर उतराई हो। जहां तक अंग्रेज़ों का सवाल था, उनसे अभी मेरी ऐसी शनासाई नहीं हुई थी कि वो इतनी जल्दी ये जारहाना कदम उठाने की हमाकत करते। 10 मसला घुड़सवारों के एक साथ हमला आवर होने से बात साफ ज़ाहिर थी कि मेरे दुश्मन मेरी ताकत से खौफजदा है और वो जगदीप या पारो के सिवा कोई नहीं हो सकता। उन दोनों के चेहरे जहन के पर्दे पर उभरे। मेरे खून ने खौलना शुरू कर दिया। मैंने फिर अपनी तवानाई यकजा करके दरवाजे पर गया और मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी ने खबर नहीं ली, लेकिन मैंने चीखना चिल्लाना बंद नहीं किया। नतीजन बाहर से कुंडी खुलने की आवाज़ आई। फिर ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया गया। दरवाजे का पट अचानक मेरे सर पर आ पड़ा। मैं लड़कता और कराहता हुआ फर्श पर गिर गया। डाटा बंधा हुआ एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए तेजी से अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है? उसने गरज कर पूछा। तुम मुझे किन गुनाहों की सज़ा दे रहे हो? मैंने करब से कहा। और तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुछ देर ज़ुबान और बंद रखो, हम जल्द ही तुम्हारी लाश का बंदोबस्त कर देंगे, उसने दुरुस्तगी से जवाब दिया। तुम्हें बाद में अफसोस होगा, मैंने सादगी से कहा। मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। तुमने मुझे किसी और के धोखे में उठा लिया है। बकवास बंद करो और ज़्यादा चितराई मत दिखा। जीवन की इन आखिरी घड़ियों में भगवान को याद करो। मैं अपने दुश्मन का नाम जानना चाहता हूँ, मैंने कराहते हुए कहा। तुम्हारी ये हसरत भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। तुम मुझे किराए के आदमी मालूम होते हो, मैंने खुलकर बात करने की ठानी। मुझे अगवा करने के लिए तुम्हें जितनी रकम दी गई है, मैं उसे दुगनी दे सकता हूँ। ज़ुबान बंद कर लो, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अब ज़ुबान खोल के देखो। मैंने अपने होंठ सी लिए। मेरे और उसके बेरहम शख्स के दरमियान तकरीबन 8 कदम का फासला था, इसलिए मैं उस पर छलांग भी नहीं लगा सकता था। वो कमीना मुझे गालियाँ देकर बाहर चला गया। रात के वक्त दरवाज़ा एक बार और खुला और इस वक्त 2 आदमी आए थे। एक के हाथ में चिराग और पत्ते पर खाना रखा गया था, दूसरे के हाथ में पिस्तौल था। खाना ज़मीन पर रखकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। कल रात महाराजा अमरनाथ की दावत में जो कुछ खाया था, उसके बाद से एक कील भी उड़कर मेरे मुंह में नहीं गई थी। भूख वैसे भी मौकूफ़ थी। गुज़श्ता कई रातों से मुसलसल कोई ना कोई हंगामा हो रहा था। नींद नहीं आई। मैंने उभरे हुए पत्थरों पर चढ़कर रोशनदान से बाहर झांकने की कोशिश की। उस तरफ कामल सकूत अंधेरा तारी था। रोशनदान में पत्थर की ईंटों से बनाया गया था। रात बहुत गुजर गई, मगर मेरी आंख एक पल के लिए भी बंद नहीं हुई। वीनस क्या सोच रहा होगा? ये सोच रहा होगा कि मैं भाग गया। प्रकाश भून में हर जगह मेरी तलाश हो रही होगी। वीनस के दिल में कई और अंदेशे भी पल रहे होंगे और उसे किसी पहलू करार नहीं होगा। डाली ने दिन भर खाना भी नहीं खाया होगा और शारदा ने मेरे बारे में कोई खबर सुनने के लिए आज सारा दिन वीनस के साथ गुजारा होगा। और वीनस, शारदा, डाली को खबर भी नहीं होगी कि मैं कहाँ गायब हो गया। मेरी लाश पहाड़ियों के इस पार फेंक दी जाएगी, जहाँ गिद्ध मेरी हड्डियाँ तक चुपचाप जाएंगे। कोई सूरत नहीं। लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा, पत्थर की दीवारें, बाहर मसलेदार पहरेदार। ऐसे आलम में जहानत क्या काम कर सकती है? ये कोई महाराजा अमरनाथ की दावत नहीं थी। मैं रात भर उस पिंजरे में फड़फड़ाता रहा। आखिर शब उस तोते की तरह एक तरफ मुंह डालकर पड़े पड़े सो गया, जो बार बार पिंजरे की सलाखों पर मुंह मारता है, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो गर्दन डाल देता है। दरवाजे के बाहर कोई आवाज़, कोई चहकार नहीं थी। पहरेदार अपने कैदी से बेपरवाह इत्मीनान के साथ सो रहे थे। सुबह होते ही वह फिर जाग जाएंगे। ऐसे नाजुक वक़्त में आदमी आसमान ही की तरफ देखता है। दिल में कई बार कीचों का ख्याल आया था। उसके पुरअसरार साए ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरी मदद की थी। उसने अब तक इधर का रुख क्यों नहीं किया? क्या वो कीचू जो कलकत्ते के दरियाए हगली के किनारे राजेपुर के प्रकाश भून और कल रात राजभून में आई थी, जो कहीं भी आने पर कादर थी, वो यहाँ आने से कासर है? शायद वो भी मुझसे नाराज़ हो गई है। उसने भी रिश्ता तोड़ लिया है। बुरा वक्त आता है तो हर चीज़ दूर हो जाती है। मैंने कीचो के मुतल्लक हर किस्म की बदगुमानी की। वो कहती थी कि आने वाले दिनों में मुझे कोई काम सुपुर्द करेगी।
शायद उसने अपना इरादा बदल दिया है। एक दिन में क्या से क्या हो गया, मैं कीचू के ख्याल में गलता था। दफतर मेरी आंखें बेयकीनी की कैफियत में तड़पने लगीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कीचू का पुरअसरार साया मेरे नज़दीक मौजूद है। इस बार मैंने उसे मुख्तलिफ शक्ल में देखा। मैंने महसूस किया कि एक मुजस्सम औरत सामने खड़ी है। अंधेरा गहरा होने की वजह से मैं उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं देख सका। वो कामत में ऊंची थी और उसके छिलरे बदन से एक नाकाबिले बयान खुशबू आ रही थी। मेरी शरियानों में जैसे किसी ने ताज़ा खून भर दिया। कीचू, मैंने वालहन अंदाज में उसे पुकारा। जमशेद, हाँ ये मैं हूँ, उसका आवाज़ का नगमा गूंजा। मेरी मदद करो कीचू, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैंने मुस्रिब होकर कहा। मैं तुम्हारी मदद के बगैर आज़ाद नहीं हो सकता। तुमने फिर हिम्मत हार दी जमशेद, वो आहिस्ता से बोली। उन्होंने मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया है, मैंने बेबसी से कहा। मुझ में पत्थर हटाने की ताकत नहीं। तुम में बहुत बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मैं इस ताकत के बल बोते पर पत्थरों की दीवारों से नहीं लड़ सकता, मैंने शिद्दत करते कहा। तुमने ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की? नहीं, बाहर वो लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में पिस्तौल और कांधों पर बंदूकें हैं, लेकिन वो तो सो रहे हैं। क्या? मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा। कि मैं लकड़ी का ये मजबूत दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ? अगर आज़ाद होने की ख्वाहिश शदीद है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? शायद तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आई हो। वो सिर्फ सो रहे हैं, मर नहीं गए, मैंने तलमलाकर कहा। मैं जो तुम्हारे करीब हूँ, उसने फरीफ्तगी से जवाब दिया। मैं कहना चाहता था कि इस वक्त तुम कहाँ थी जब वो मुझ पर हमला आवर हुए थे और मुझे मारा पीटा जा रहा था? दोपहर से अब तक तुम कहाँ रोपोश रहीं? क्या मेरी मुसीबतों का तमाशा देख रही थी? मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मबादा कि वो नाराज़ हो जाए। ये वक्त बहस मबासे में पड़ने का नहीं था। मेरे जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। नकाहत के बायस बात भी नहीं की जा रही थी। कीचू के आने के बाद ज़ख्म और उभराए। मैंने सोचा था कि कीचू अगर मदद के लिए आएगी तो मैं भी खामोश बैठा रहूँगा और बाहर जाने का इनकार करूँगा। फिर देखूँगा कि इस बार क्या रद्द-ए-अमल होता है। वो मुझ पर कितनी मेहरबान है। इस तरह शायद वह अपने चेहरे से नकाब उठाने पर मजबूर हो जाए और मैं आखिर कुछ तो जान सकूं कि उसके इत्तफाक में कौन सा मकसद पोशीदा है। लेकिन जब वो हस्बे साबक पुरअसरार अंदाज में वारद हुई तो मैं अपने तमाम हौसले भूल बैठा और मैंने उस उलझनों में और पेचीदगी के हल पर अपनी रिहाई को अवलियत दी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही था कि मुझे इस कब्र से बाहर निकलना था जिसमें मुझे ज़िंदा दफन कर दिया गया था। और मैं फिर कीचू के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उससे गैर मामूली तवक्कात कैसे वाबस्ता कर लेता। इस जानकनी में इसकी आमद और पुरतशी बड़ी गनीमत थी। तुम कुछ जानते हो, जानने के लिए बेताब हो? मुझे खामोश देखकर उसने पूछा। हाँ, मैंने उदासी से कहा, मैं बहुत कुछ जानने के लिए बेताब हूँ, लेकिन ये तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या बताना ज़रूरी समझती हो और क्या बताना गैर ज़रूरी। तुम्हारे सामने मेरी हैसियत एक मामूल की सी है। ये बात ना कहने के इरादे से बावजूद मैंने कह दी। वो मेरी किसी कदर नज़दीक आ गई और उसके बदन की खुशबू मुझ पर गशी तारी होने लगी। हो गया? कितना मिनट क्या करी? आ गई लाइट। अब खेलता हूँ छुपन। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी निगाह उसके नज़ारे की ताब ना ला सकी। उसने चंद लम्हों के लिए मुझे मुअत्तल कर दिया था। अगर वह फ़ौरन मुझसे दूर ना हो जाती तो मैं उसके सैर आगी कुर्ब से पागल हो जाता। जाओ, उसने अपनी गनाई आवाज़ में कहा। अपने आप पर काबू पाओ जमशेद, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैं दम खुद खड़ा था। बहुत से सवालात थे जो पूछे नहीं जा सके। फिर जब मुझे यह महसूस हुआ कि अब मेरे सामने नहीं है, उस वक़्त मुझे अपनी खबर हुई। मैंने कोठरी में हर तरफ देखा, वो जा चुकी थी पहले की तरह। हवा के झोंके की मानद इस बार वह कसाई के रूप में नहीं आई थी, बल्कि एक मुकम्मल और मुजस्सम औरत के रूप में आई थी। और मैं बता नहीं सकता कि मैंने एक लम्हे में क्या देखा था। वो मुझे तनहा छोड़कर चली गई थी और खुशबू छोड़ गई थी जिसने उससे गलीज कोठरी की हवाएं मुअत्तर कर दी थी। रात का आखिरी पैर था। कीचू का इशारा बहुत साफ था। अब मुझे खुद हौसला पैदा करना था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की सुन गुन लेने की कोशिश की। पहरेदार अपने आकाओं से नमक हरामी कर रहे थे।
किसी भी लम्हे चिड़ियों की चहकार उनकी नींदें उचाड़ कर सकती थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा पकड़ कर देखा। वो एक भारी दरवाज़ा था, लेकिन कीचो की आमद के बाद मेरा एतमाद उससे ज़्यादा भारी हो गया था। फिर भी मैं दरवाजे के पास खड़ा सोचता रहा और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर दरवाजे की मजबूती का अंदाज़ा लगाता रहा। फिर मैंने फैसला कर लिया और मुकाबल की दीवार से तूफान की तरह भागता हुआ उससे जा टकराया। वो ज़रब इतनी शदीद, इतनी वज़नी और कारी थी कि दरवाज़ा चीड़ की कमज़ोर लकड़ी की तरह चरर की आवाज़ के साथ चौखट से जुदा हो गया। दोनों पट पहरेदारों पर जाकर गिरे और वह अपने हवासों में खवास खो बैठे। अभी वो कुछ समझने की कोशिश में थे कि मैंने उन ऊँगते हुए नीम जानों के सर दीवार से टकरा दिए और बंदूक उनसे छीनकर कंधे से उनके सर पाश कर दिए। रात के सन्नाटे में पहाड़ में दूर तक उनकी भयानक चीखें गूंज उठी। वहाँ 3 कोठरियाँ और बनी हुई थी। दरमियान में कुआं था। कुएं के साथ ही घोड़े बंधे हुए थे। फिर मुझे वीनस चंद्र के पिस्तौल का ख्याल आया और मैंने उनकी लाशों की तलाशी ली तो एक की पेटी से वह बरामद हो गया। पारो का पिस्तौल उसके पास नहीं था। मेरे हाथ खून में सुन्न हो गए। जी चाहा कि कोठरी में घुसकर बाकी गुंडों को भी ठिकाने लगा दूं, मगर ये जज्बातियत का महल नहीं था। वो चीखें सुनकर कि खुद किसी वक्त भी बाहर आ सकते थे। मैंने घोड़े पर सवार होकर भागने का इरादा किया, फिर फौरन ये इरादा मुलतवी कर दिया। अंधेरे और अजनबी रास्तों और नामूस घोड़ों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मुझे सिमत का अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन पिस्तौल, बंदूक और कारतूस की बेल्ट की वजह से दिल गनी था कि रास्ता महफूज होगा। मैं राजेपुर की रोशनियां देखने के लिए एक टेले पर चढ़ गया। बस्ती पहाड़ों की ओट में छुपी हुई थी। वो मुझे बेहोशी में यहाँ लाए थे। अमकान यही था कि यह जगह राजेपुर से बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं होगी। मुझे जल्द अज जल्द इस मकान से दूर हो जाना चाहिए था, ख्वाह सिमत कोई भी हो, मगर टांगों में दम नहीं था। बाहर निकलकर भूख और प्यास ने भी सताना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भागता और हाँफता रहा। जब सूरज के सर उबारने के आसार हवीदा हुए तो मैं कई मील तक चला आया था। गहरी धुंध छाई हुई थी। मैंने सफ़र जारी रखा। मेरा हर कदम मुझे ज़िंदगी से करीब कर रहा था। सूरज की किरणें तेज़ी से अंधेरे पर गालब आने लगीं और मैं राजेपुर के निशानात, मस्जिदों के मीनार और मंदिरों के कलश देखने के लिए फिर एक टेढ़े पर चढ़ गया। शायद मैं गलत समझ में आ गया था। हर तरफ सब्ज़ पोश पहाड़ थे। सुबह सवेरे पहाड़ों के दामन में काशित करने वाले कुछ किसान नजर आए। मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उनमें से राजेपुर की बस्ती का पता पूछा। मालूम हुआ कि मैं राजेपुर से कोई 15 मील दूर हूँ। एक किसान ने मुझे ज़ख्मी और बदहाल देखा तो हल चलाने के बजाय मुझे एक तरफ बिठा कर राहट के पानी से मेरे ज़ख्म धोए और मुझसे हमदर्दी का इजहार करने लगा। मुझ में मज़ीद सफ़र करने की हिम्मत नहीं थी। किसान को मुझ पर तरस आ गया। वो मुझे अपनी झोंपड़ी में ले गया। उसके छोटे छोटे बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और उसकी बीवी ने मेरे आगे गर्म दूध का गिलास रख दिया। उस नेक दिल किसान का नाम राजा था। उसने मुझे अपने कपड़े भी पहनने के लिए दिए। मोहनदास जी, ये झोंपड़ी अपना ही घर समझो, ज़रा जी ठीक हो तो चले जाना, उसने मेरे पैर दबाते हुए कहा। और मैंने उसके सलूक का शुक्रिया अदा किया और उसे वादा किया कि मैं उससे मिलने जल्द आऊँगा। फिर भी राजा ने मुझे जाने नहीं दिया। दिन के कोई 11 बजे में उसकी चारपाई से उठा। अब मैं मीलों पैदल सफ़र कर सकता था क्योंकि मेरे मैदे में पराठे थे और दूध भरा हुआ था। मेरे पास उसके बच्चों को देने के लिए जेब में एक पाई भी मौजूद नहीं थी। राजा मुझे टेले पर पहुंचाने आया। रास्ता अभी पुरखतर था। मरने वाले गुंडों के साथी मेरी तलाश में निकल आए होंगे। मैं बहुत मोहतात अंदाज में नप्पे तले कदम उठा रहा था और बार बार इधर उधर मुड़कर देख लेता था। मैली धोती और कुर्ते में मुझे दूर से देखने वाला शख्स कोई मकामी किसान ही समझता। 2 बजे के करीब राजेपुर के आसार नजर आए। मेरी रफ्तार तेज हो गई। आधे घंटे की मजीद मसाफत तय करके मैं बस्ती की हदूद में दाखिल हो गया। अब मैं ज़हनी तौर पर प्रकाश बूंद के अंदर था और बहुत से लोगों के सामने मैं अपनी अचानक गैर हाजिरी का अदर पेश कर रहा था। दुश्मनों के लिए मेरी वापसी कोई अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन उन पर मेरी ताकत और गैर मामूलीपन की धाक जरूर बैठ जाएगी। अगला हमला मजीद खतरनाक होने का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता था। उससे बचने का एक ही जरिया था कि मैं डाली और शारदा को लेकर चुपके से फरार हो जाऊं। इस जिंदगी में कदम कदम पर खतरे थे। कहीं साधु था, कहीं करछे वाला पिंडत।
विनय चंद्र अपने मसाइल से खुद निपटेगा, मैं कब तक दरबान बना रहूंगा। डाली के पास इतने पैसे जरूर हो गए थे कि हम किसी दूर अफ्तादा मुकाम पर अपना घर बना सकें और पुलिस को हमारी खबर ना हो। अभी मैं रियासत की चौड़ी स्याह और बेदाग सड़क पर पहुंचा था कि प्रकाश बूंद की एक गाड़ी जन से मेरे करीब से गुजर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, साड़ी में कोई लड़की उसे ड्राइवर कर रही थी। गाड़ी आगे जाकर रुक गई और तेजी से पीछे आने लगी। मैं ठहर गया, वो पारो थी। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए घूर कर मुझे देखा। मोहनदास तुम? वो हैरत से बोली, तुम कहाँ गायब थे? मेरे लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट छा गई। आपको नहीं मालूम? क्या मतलब? वो नाराजगी से बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? आपसे मेरी मसरूफियात कब पोशीदा हैं? मैंने अपना गुस्सा दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है साजिश में पारो का भी कोई हाथ ना हो। वो बरहम हो गई और भूल में सब तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मुझे हंसी आ गई। हैरत है कि वहां मुलाजमों की क्या कमी है, एक नहीं तो दूसरा आ गया। क्या तुम पर फिर कोई मुसीबत पड़ी है? ये निशानात, ये बंदूक, तुम्हारा ये लिबास। मोहनदास मुझे बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो परेशानी से बोली। क्या तुम अब भी मुझ पर इत्मीनान नहीं करते? मैंने परसों रात में तलाश किया था क्योंकि वेनिश बाहर गया हुआ था, मगर तुम भी नजर नहीं आए। फिर कल रात भी मैं तुम्हें देखती रही। पारो रानी, भगवान के लिए यह खेल खत्म कीजिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अगर आइंदा यह खेल खेला गया तो मैं एक एक करके सबको गोली से उड़ा दूंगा। मैंने तैश में आकर कहा। तुम बहुत परेशान मालूम होते हो मोहन, वो प्यार से बोली, और मैं अब कभी तुमसे धोखा नहीं कर सकती। आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बूंद तक पहुंचा दूं। शुक्रिया पारो रानी, आपका रास्ता खोटा होगा, मैं महफूज चला जाऊंगा। मैंने बंदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा। आओ आओ बैठो। उसने पिछला दरवाजा खोल दिया। पागल नहीं बनते, मैं जानती हूं कि तुम एक मुलाजम नहीं हो और अब तुम मेरे हो। आखिरी जुमला उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि उस पर किसी काफिर को भी यकीन आ जाता। मुझसे इसका इसरार रद्द नहीं किया गया और मैं बंदूक संभाल कर पिछली नशस्त पर बैठ गया। सच सच बताओ, कहाँ थे? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। लंबी दास्तान है, लेकिन मैंने उनके चेहरे देख लिए हैं, शायद वो दोबारा जुर्रत ना कर सके। कौन थे वो? उसने पीछे मुड़कर हैरत से पूछा। किराए के चंद आदमी। हरामजादे नहीं जानते थे कि उनका वास्ता किस शख्स से पड़ा है। पूरी बात बताओ। और वह स्टीयरिंग घुमाते हुए बोली। पारो रानी, ये बताइए, अगर मैं मर जाता तो आप क्या महसूस करती? मैं? उसने सर को झटका देकर अपने सुल्फे दुरुस्त की। उस बात का जवाब तुम्हें खुद किसी दिन मालूम हो जाएगा। देखे ये गुनाहगार आंखें और कैसे कैसे मनाजर दिखाती हैं। तुमने बात नहीं बताई, वो तशवीश से बोली। किसी वक्त तफसील से सुनिएगा, मैंने टालते हुए कहा। रात को आओगे? उसने आहिस्तगी से पूछा। देखिए, मैं तो हर रात आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ, काश ऐसा होता, वो सरगोशी में बोली। मैंने उससे कहा भी कि वो मुझे प्रकाश बूंद के सदर दरवाजे के पास छोड़ दे, मगर वो नहीं मानी। दरबानों ने उसकी कार देखते ही गेट खोल दिया। उनमें राम प्रसाद दरबान भी था। मैंने उसे जहरी नजरों से देखा और उसका चेहरा फाक हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर पहले मुझे और बाद में पारो को नमस्कार किया। बंदूक मेरे हाथ में थी। मैं घोड़ा दबाते दबाते रह गया। मैंने उसे जिंदगी के चंद दिन और उधार दे दिए। कहाँ उतरोगे? पारो ने अंदर दाखिल होकर मुझसे पूछा। कहीं भी उतार दीजिए, आगे का रास्ता मैं जानता हूँ। उसने मेहमान खाने के करीब गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने मोटर से बाहर कदम निकाला, मेरी टांगें मफलूट सी हो गईं। मेहमान खाने की चार दीवारी के बाहर वही साधु खड़ा था जिसकी तलाश में मैं कल सुबह उसके स्थान पर गया था और जहां से वापसी पर मैंने अपनी जिंदगी का एक होलनाक दिन गुजारा था। उसके तेवर कुछ कम जारहाना नहीं थे। उसने अपनी सुर्ख आंखों से मुस्कुराते मुझे देखा। मेरा माथा ठनका कि कहीं उसने वीनस चंद्र को मेरे बारे में सब कुछ बता ना दिया हो। भूल में उसकी जुबान से निकले हुए हर लफ्ज पर अंधों की तरह एतमाद किया जाता था। बंदूक पर मेरे हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। बालक, मुझे तलाश करने गया था, साधु ने मेरे मुकाबले में आकर सख्त आवाज में पूछा। मैंने सोचा कि उसके सवाल का जवाब बंदूक की गोली से दूं। उससे बेहतर निशाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरे हाथ कांप कर रह गए और मैंने उसके लहजे की सर्दी अपने जिस्म में महसूस की। हाँ महाराज, मैंने तज़बज़ब से कहा। मैंने सोचा कि आज तुमसे निमट आऊं। तुम्हारे चरण छूने गया था। सेवकों ने बताया कि तुम अभी अभी मौजूद थे। ना जाने अचानक कहाँ चले थे। मैंने बहुत इंतजार किया, फिर थक कर चला आया। मैंने बतदरीज अपनी आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश की। उसकी आंखों में आग जलने लगी और मैंने बड़ी तेरी मुश्किल आसान कर दी, खुद यहाँ चला आया। मेरे रगुवपे में सनसनाहट सी दौड़ी हुई थी। महाराज,
मैंने खुश आमदाना लहजे में कहा, तुम्ही ने तो बुलाया था। वो मुस्कुराने लगा। साधु संतों से दिल लगी करना छोड़ दे बालक, मन उजला कर ले, साधु ने सपाट आवाज में कहा। गोया उसे मालूम था कि मैं किस इरादे से गया था। मैंने एक ऐसे शख्स की तरह नजरें चुरा ली जो चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो तुम्हें वजह भी मालूम होगी। वो सर हिलाने लगा। साधुओं को अपने गल से मत नाप, तेरे अंदर बड़ी शक्ति है, पर ऐसा मूर्ख भी मत बन। मेरी उंगली पकड़ लो महाराज, मैंने लहजा बदलकर आरजी से कहा। पहले अपने आप को पहचान ले, कुछ दिन और खेल ले, पर देख संभल संभल के कदम बढ़ाना, उसे निराश मत करना, उसे खो मत देना। मेरी आरजी का असर यह हुआ कि साधु का लहजा भी नरम पड़ गया। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने उसके चरण छूते हुए कहा। ये अंधेरा दूर कर दो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब तक जो कुछ हुआ है उसमें मेरी मर्जी को दखल नहीं था। मुझे क्या बताता है, वो बरहमी से बोला। सुन रे, एक बात कान खुल कर सुन ले, अगर तूने उसे खो दिया तो तुझसे बड़ा भागी कोई ना होगा। तुम्हारा इशारा किस तरफ है, मैंने हैरत से कहा। वो तेजी से माला जपने लगा। देख रे, जब तेरा जी इस संसार से भर जाए, उसने बूढ़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मेरी तरफ आ जाना, लेकिन शर्त यही है कि फिर हृदय में कोई खोट ना हो। खोट रही तो तू जाने और वो जाने। पता नहीं उसके मन में क्या है, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। पंडित अशोरी लाल भी यही कहता है, मैंने जुज होकर कहा। कौन अशोरी लाल, साधु ने तजस्सुस से पूछा। वही करछे वाला पंडित, ना जाने वो क्या चाहता है, मेरे पीछे पड़ जाता है। एक दिन तो मैंने उसे घर से निकाल दिया, मैंने उसे टटोलने के लिए कहा। किसी चक्कर में मत पड़ जाना, वो नाराजगी से बोला। पंडित के जिक्र पर उसके तमतराग का वो आलम नहीं रहा जो पहले था। जितनी जल्दी हो इस माया जाल से निकलकर मेरे पास आ जाना, उसने अपने लहजे पर जोर देते हुए कहा। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या होना चाहिए।